वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ रोहित। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे उदयपुर शहर के बारे में। वहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटन के लिए कौन कौन से स्थान वहाँ बने हुए हैं। तो उनमें हमने जाना कि वहाँ अनेक प्रकार की झीलें हैं। उन झीलों के आसपास और उनके मध्य में जो टापू बने हुए हैं उन पे कुछ मंदिर, कुछ महल बने हुए हैं। पास में जो पहाड़ स्थित हैं वहाँ पे कुछ किले बने हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने आपको बताया कि जो फतेह सागर झील है उसके पास में सज्जनगढ़ का किला बना हुआ है, जो कि किसने बनवाया? सज्जन सिंह जी ने। इसी तरह से हमने बात की सहेलियों के बाड़ा नामक एक उद्यान है उसके बारे में, गुलाब बाग के बारे में, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के बारे में। अन्य प्रकार की जो और झीलें हैं जैसे मान लीजिए स्वरूप सागर झील है, पिछोला सागर झील है, फतेह सागर झील है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब से पहले हम बात कर चुके हैं। आगे हम इसी तरह के उदयपुर शहर में स्थित अन्य स्मारकों के बारे में और अन्य रमणीय स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। पिछली क्लास में जहाँ तक हो चुका है उससे आगे हम शुरू कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे गुलाब बाग के बारे में, जहाँ पर आसपास में घूमने के लिए आपको, बच्चों को घुमाने के लिए वहाँ छोटी छोटी ट्रेनें मिलती हैं जिनमें आपको टिकट लेना पड़ेगा और उनमें आप घूम करके आसपास के जो भी हरियाली से भरे दृश्य हैं उनको आप उस ट्रेन में बैठे बैठे देख सकते हैं और वो आपको बहुत मनमोहक लगेंगे। यहाँ शेर की दहाड़ें भी सुनी जा सकती हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? जो गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी जो दो जगह हैं उनके पास में चिड़ियाघर बना हुआ है। तो वहाँ के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या है, शेर की दहाड़ें भी आप सुन सकते हैं। हिरण को कुलांचे भरते देख करके बच्चे खुश होते हैं, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य घोषित किया गया है सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे, हिरण थे। कुलांचे भरने का मतलब होता है जब हिरण जो कूदता है अगले पैरों को उठा करके, तो हम उसको बोलते हैं हिरण का कुलांचे भरना। तो इस तरह से छोटे बच्चे उनको देख सकते थे। लेकिन आज वो नहीं है, क्योंकि सज्जनगढ़ को जब से अभ्यारण्य घोषित किया गया है तब से यहाँ से सारे वन्य जीवों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। अभ्यारण्य का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो सरकार के द्वारा वन्य जीवों के लिए संरक्षित घोषित कर दिया जाता है, जहाँ पे वन्य जीवों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना दंडनीय अपराध होता है और उनको संरक्षण इस तरह से प्रदान किया जाता है ताकि उनके आवास की और भोजन संबंधी कोई समस्या नहीं हो। तो सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है और यहाँ से जितने भी जंगली जानवर थे उन सबको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ पे भेज दिया गया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं तो जन्नत का सा नज़ारा लगता है। सहेलियों की बाड़ी में फव्वारे बने हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं फाउंटेन अपने जयपुर में भी हैं। लंबे से ऊंचे से आपने कई सर्किल जो हैं उन पे देखे होंगे। जयपुर में, जोधपुर में जो मेन सिटीज़ हैं उनके जो मुख्य सर्किल होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ पे इस तरह के फव्वारे बने होते हैं। इसी तरह से सहेलियों के बारे में एक बड़ा सा फव्वारा बना हुआ है जो कि देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी फतेह सागर झील की। तो जो ये झील है इसके किनारे पर वर्ष में कितनी बार मेले लगते हैं? 2 बार मेले लगते हैं। और वो कब कब लगते हैं? हरियाली अमावस्या और गणगौर को। यहाँ 2 बार मेले लगते हैं, एक लगता है हरियाली अमावस्या को और एक लगता है गणगौर को। के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। जब भी यहाँ पे मेले लगते हैं इन दोनों मौके पर, तो यहाँ पर पूरा शहर मेलों में इकट्ठा हो जाता है। आज भी आप देखते हैं शहरी क्षेत्रों की अगर बात नहीं करें, केवल ग्रामीण क्षेत्रों की भी हम बात करें, तो वहाँ पे जितने भी मेले आज
आयोजित होते हैं तो उसके अंदर संपूर्ण गांव काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत से खिलौने बच्चों के मिलते हैं, बहुत सी मिठाइयाँ बिकती हैं, लोग आपस में मिलते हैं। तो इस तरह से वहाँ का भी यही दृश्य रहता है कि जब भी हरियाली अमावस्या और गणगौर को वहाँ मेला भरता है तो वहाँ के लोग उसमें एकत्रित होते हैं और आप मेले का आनंद लेते हैं। पास पड़ोस के लोगों की भी भीड़ जमा हो जाती है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जो भी उस क्षेत्र के आसपास के लोग हैं वो वहाँ मेले के दिन काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती। आपने कभी देखा हो, अगर आप किसी मेले में गए हुए हैं तो आप वहाँ नोटिस करेंगे कि जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ आपको ऐसा लगता है कि आदमी पाँव भी कहाँ रखे। पाँव रखने की जगह नहीं मिलने का मतलब ये है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आपको भीड़ के बीच से ज़मीन दिखाई नहीं देती। लोगों के पैर, सिर, शरीर, केवल यही आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे ज़मीन पर इतने ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कि आपके पैर रखने तक की जगह नहीं रहती। इन मेलों में यदि आप जाओ तो चक्री, डोलर और झूलों में ज़रूर झूलना। कंकु नाम की जो लड़की है वो क्या कह रही है कि अगर आप इन मेलों में जाओ, छोटे बच्चे जो भी, तो वहाँ पे चक्री गोल गोल, आपने कई मेलों में गए हो तो देखे होंगी, चक्री इस तरह से घूमने वाली भी होती है, एक चक्री इस तरह से घूमने वाली भी होती है। इसी तरह से डोलर, झूले, उनमें अपना आनंद जरूर लें। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ पे एक अन्य स्थान और है, भारतीय लोक कला मंडल। जैसे हम बात करते आ रहे हैं पीछे से, महाराणा प्रताप का स्मारक भी है यहाँ पे। इसी तरह से उसके जो सहयोगी थे, भामाशाह, भील राणा, पुंजा, इन सब के स्मारक बने हुए हैं। मोती मगरी नामक स्थान है। इसी तरह से आप बात करें, नीमच माता का मंदिर है, तो और जगनिवास है, जग मंदिर है। तो इस तरह की जो भी प्रतिमाएं, स्मारक, मंदिर, महल आदि के अलावा यहाँ पे एक भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। जो ये लोक कला मंडल है, वहाँ पर क्या कार्य होता है कि जो भी हमारी लोक कलाएँ हैं, लोक कलाओं का मतलब होता है जिस क्षेत्र विशेष की हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित जो कलाकार होते हैं, वहाँ की जो लोकल कला होती है उसको हम लोक कला बोलेंगे। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यह जो लोक कला मंडल है, इसने देश विदेश तक में अपनी पहचान बना रखी है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं, आपने कभी देखी होंगी। जो छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। कई बार आपने स्ट्रीट शो में या कहीं रोड पे आपने देखा हो तो इस तरह से अंगुलियों में यूँ धागे डाल करके कठपुतली नृत्य करवाता रहता है एक व्यक्ति। जो इस चीज़ को जानता है ना, वो कई बार कठपुतली नचाता है। तो वो कठपुतलियों का नृत्य कहाँ होता है? भारतीय लोक कला मंडल में, और वो प्रसिद्ध है। उनका नाच तथा करतब देख करके सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। जब वो कठपुतलियों नचानों में भी एक कलाकार होना चाहिए। आप और मैं ये चीज़ कर नहीं सकते। तो जो उदयपुर के जो कलाकार हैं वो इतने इस मामले में इतने माहिर हैं कि आप देख करके आपको ये लगेगा कि जैसे सच में कोई आदमी या कोई गुड़िया नृत्य कर रही है। ये सभी बातें इस जिलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो मारे देश। कंकु क्या कह रही है? हम तो हमारे देश में हैं ही। पधारो हमारे देश से यहाँ मतलब होगा जैसे कि जो उदयपुर से के बाहर के राज्यों के हैं वो व्यक्ति भी जाकर के वहाँ देखें कि ये जो रमणीय स्थल जिनका वर्णन कंकु ने किया है वह कितने सुंदर लगते हैं, झीलें कितनी सुंदर लगती हैं। तो इस तरह से हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। कठिन शब्दार्थ देखिए नीचे। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर, आप जानते होंगे। दर्शनीय का मतलब होता है देखने योग्य। कोई भी वस्तु के लिए हम कहेंगे कि यह वस्तु दर्शनीय है, यह पेन दर्शनीय है, इसका मतलब है यह देखने के योग्य है। पर्वतमाला होती है पहाड़ों की पंक्ति। मैंने आपको शायद पढ़ाते समय बताया था कि एक लंबे इस तरह से पहाड़ बने हुए रहते हैं, छोटे छोटे पर्वत बने हुए रहते हैं, तो उनकी जो लंबी श्रृंखला होती है उसको हम बोलते हैं पर्वतमाला। उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। और अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो।
जो अपनी तरह का एक ही हो, अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। जिन बच्चों के पास रीडर है वो तो क्वेश्चन रीडर में से देख करके लिख लेंगे। उसके अलावा जिन बच्चों के पास रीडर अवेलेबल नहीं है वो एक काम करो, मैं PDF इसके साथ भेजूंगा वीडियो के साथ, तो आप उस PDF में क्वेश्चन देख करके लिख लेंगे और आंसर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। देखिए इसका पहला प्रश्न है, अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? ये तो आप सभी को पता है। हम अब तक जिस शहर के बारे में पढ़ रहे हैं वही शहर कहाँ है? अरावली पर्वतमाला के बीच में। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? उदयपुर शहर। इसका आंसर क्या हो गया? उदयपुर शहर। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू उद्यान कहाँ है? आप अगर मेरे सामने होते तो मैं आपका जवाब सुन सकता था, आपको अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि हमने जो किताब पढ़ी है, जिन बच्चों ने इसमें रिवीजन किया है वो इस चीज़ को बता सकते हैं कि नेहरू उद्यान कहाँ है। एक बार अपने आप में, मैं नहीं बता रहा हूँ, एक बार अपने आप में याद करो, क्या आपको याद है? इतनी देर में ये क्वेश्चन भी लिखो और देखते रहो। याद आ गया? ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ आपको। नेहरू उद्यान कहाँ स्थित है? हमने फतेह सागर झील पढ़ी। फतेह सागर झील के मध्य में क्या स्थित है? नेहरू उद्यान। मध्य में कैसे होगा? झील में तो पानी पानी होता है। मध्य का मतलब होता है कुछ क्षेत्र, जमीन का कुछ क्षेत्र झील के बीच में उठा हुआ रहता है। जैसे हमारे कोनों में ज़मीन रहती है झील के चारों तरफ, उसी तरह से बीच में एक उठा हुआ हिस्सा रहता है जिसको टापू बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो उस पर क्या बना हुआ है? नेहरू उद्यान। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? नेहरू उद्यान फतेह सागर झील। जिन बच्चों को लिखने में अगर समस्या हो रही है, देखने में, तो वो मेरी आवाज़ के साथ साथ में लिख लें। फतेह सागर झील के मध्य में। और फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में, मध्य में स्थित है। नेहरू उद्यान कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील के मध्य में। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? आपको आता होगा, एक बार मेरे बताने से पहले एक बार याद करो। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? कुछ याद आया? चलो मैं लिखा देता हूँ आपको। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, फतेह सागर झील के पूर्व दिशा में। कहाँ पे? पूर्व में। पूर्व में स्थित मोती मगरी नामक स्थान पर। मैंने आपको पढ़ाते समय कहा भी था कि इस तरह के प्रश्न मैं टेस्ट में आपको दे सकता हूँ, तो यह प्रश्न आपके पाठ में ही आ गया। फतेह सागर झील के पूर्व में स्थित मोती मगरी नामक स्थान पर क्या है? चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा। ये तीनों क्वेश्चन फटाफट लिख लो।
लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है वो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, है ना। अगर किसी बच्चे को वीडियो पॉज करने में, प्ले करने में या लिंक को प्ले करने में कोई समस्या आती है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लेना। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको तो मेरे को एक बार मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, लिखें। उसमें है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिनके पास रीडर है वो बच्चे रीडर में से देखते रहें, बाकी जो PDF हम भेजेंगे उसमें से भी आप देख करके समझ लेना। देखिए इसमें पहला अपने को ऊपर एक कोष्टक के अंदर सारे शब्द दिए हुए हैं, राष्ट्र प्रेम, सौर वेधशाला, प्रताप गौरव केंद्र, नीमच माता। आपको इनमें से छांट करके ये जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, तो उनमें आपको लिखना है कि कौन सा कौन से में आएगा। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक वेधशाला बनी है, सौर वेधशाला। देखिए ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट, तो आप इसमें लिखेंगे सौर वेधशाला। जो पहला खाली स्थान है उसमें आएगा सौर वेधशाला। दूसरा है इससे दर्शकों में ब्लैंक की भावना का संचार होता है। तो कौन सी भावना का संचार होता है? राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। दूसरे खालिस्तान में आएगा राष्ट्र प्रेम। तीसरा देखो, पहाड़ी पर खालिस्तान का मंदिर है। हम जो बात कर रहे थे फतेह सागर झील के पास में, तो कौन सा मंदिर हमने पढ़ा है? तो यहाँ ऑप्शन में देखिए नीमच माता, तो आपका यही ऑप्शन नीचे आ जाएगा, नीमच माता। तो इसमें तीसरे में आएगा पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। फिर लास्ट वाला है फिल इन द ब्लैंक्स में, पहाड़ी के पीछे ब्लैंक बना हुआ है। पहाड़ी के पीछे क्या बना हुआ है? प्रताप गौरव केंद्र। अब इसमें देखो ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है उसमें लास्ट वाला बच गया ना एक, तो ये नीचे इसमें आ जाएगा। हो गया। फिर अगला देखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। ए वाले प्रश्न हैं ये। मेरे को आशा है कि जिस बच्चे ने भी मेरी क्लास ध्यान से देखी है, इस पाठ से संबंधित सारी क्लासें ध्यान से देखिए, उन बच्चों को देखते ही इनका आंसर आना चाहिए। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। भाई हम उदयपुर शहर के बारे में पढ़ रहे थे और पाठ में भी मैंने पढ़ते समय आपको बताया था, झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? उदयपुर को। तो इसमें ऑप्शन आएगा स। अगला देखो, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? यह भी आप सबको अच्छी तरह पता है। अभी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे ना, चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? तो उस घोड़े का नाम क्या है? चेतक। ठीक है। अब इसमें तीसरा प्रश्न देखिए आप, सौर वेधशाला में क्या होता है? इसका आंसर मैं बोर्ड पे राइट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सौर वेधशाला में क्या होता है? तो हमने उसमें पढ़ा था, सौर वेधशाला में सूर्य की विभिन्न गतिविधियों का, सूर्य की विभिन्न गतिविधियों से मतलब सूर्य का उगना, अस्त होना, उसके आसपास के पिंड। सौर वेधशाला में सूर्य की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सौर वेधशाला में सूर्य की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं? पाठ के दौरान मैंने आपको बताया था
और अभी जब मैं रिवाइज कर रहा था उस समय मैंने चर्चा करी थी। इसका उत्तर है मोती मगरी में हकीम का सूरी, ये कौन थे? महाराणा प्रताप के सहयोगी युद्ध आदि में। बेलू राणा पूंजा, झाला। मोती मगरी में हकीम का सूरी, भीलू राणा पूंजा, झाला, महाराणा प्रताप, इत्यादि की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ठीक है, मोती मगरी में हकीम का सूरी, भीलू राणा पूंजा, झाला, महाराणा प्रताप इत्यादि की प्रतिमाएं हैं। लिखिए फटाफट से, मैं इरेज करता हूं फिर। तो बच्चों, आज हमने एक तो झीलों की नगरी जो पार्ट था हमारा, जो पिछली कुछ ऑनलाइन क्लासों से चलता आ रहा है, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए। इसके थोड़े से प्रश्न और रह रहे हैं, तो जो अगली क्लास अपनी होगी ऑनलाइन, उसमें एक बार इन सारे प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे याद करने की दृष्टि से, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी लिख लेंगे। तो थोड़ा सा आप ये होमवर्क करने के साथ इनको रिवीजन भी कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं इन सारे प्रश्नों का एक बार रिवाइज करूँ आपके सामने, तो आपको सारे प्रश्न क्लास में याद हो जाएं, है ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।